Good morning, 10th class. So let's continue with part 7 of chapter 2, that is nationalism in India. तो लास्ट क्लास में जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि साइमन कमीशन, कौन जो साइमन कमीशन था, और सेकंड वन जो था वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, इन दो रीजन्स की वजह से गांधी जी ने फिर से मूवमेंट को लॉन्च करने की डिसीजन ली। बस में आ रही है ना। लेकिन उन्होंने एनी, आपको पता है ऑलरेडी कि नॉन कॉपरेशन के विड्रॉल के बाद गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं किसी भी मास स्ट्रगल को लॉन्च करने से पहले मैं इंडियन को ट्रेंड करूं, और इसी के लिए वो अपने आश्रम में लगातार इस पर वर्क कर रहे थे। बस में आ रही है एक्टिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही। लेकिन देखा कि इन 8 ईयर्स में, यानी कि 1920 से 22 से लेकर के 30 के अराउंड में, जब तक कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट ना हो गया, तब इन जो ये 8 ईयर्स का पीरियड है ना, इसके बीच में देखा कि साइमन कमीशन और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ने इंडियंस की तो कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया है। अब गांधी जी फाइनली अभी ये देखा नहीं गया, उनको बोला कि उनको लगा कि नहीं, अब हमें कंट्री को इंडिपेंडेंस कराना ही होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हमारे इंडियंस और ज़्यादा आगे टॉलरेट नहीं कर सकेंगे। बस में आ रही है ना। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि किसी, चलो एक बारी कोई भी स्ट्रगल लॉन्च करो, इससे पहले चलो एक बारी ब्रिटिशर से बात कर लीजिए, क्योंकि गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन कम्युनिकेशन, नॉट बिलीव इन वायलेंट नेचर। गॉट इट। फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि चलो उस समय की जो भी वायसराय हैं, और वायसराय उसमें कौन थे, लॉर्ड इरविन, जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो लॉर्ड इरविन से ये मिले और उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, जिनको 11 डिमांड्स उसमें लिस्टेड थे। जैसे कि मैंने आपको एक लिस्ट भी बताया था कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए, रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू को रिड्यूस कर दिया जाए, ऐसे ऐसे बहुत सारी उनके 11 डिमांड थी। लेकिन इरविन ने उसके बाद नेशनल इंडिपेंडेंसी की बात करी थी, इंडियंस के हैंड में कंट्री को पावर को ट्रांसफ़र करने की बात थी। तो बहुत सारी डिमांड्स थी उनकी। उन सारे डिमांड्स को किसने मना कर दिया? लॉर्ड इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली गांधी जी ने क्या करना शुरू कर दिया? मूवमेंट को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। एक तो गांधी जी की जैसे ही एंट्री होती है कहाँ पर, नेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि 1922 के विड्रॉल के बाद 1930 में जा रहा पहली बार गांधी जी किसी ब्रिटिशर से मिले हुए हैं, और फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंसी, फॉर द पर्पस ऑफ टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस। तो यहीं से एक तो उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बस में आ रही है ना। लेकिन इरविन ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वहाँ से गांधी जी ने स्टार्ट किया। और फिर गांधी जी का सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फेज स्टार्ट होता है जब जो दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उनको देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना है, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने क्या किया, इन दोनों को यूनाइट करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर खिलाफत मूवमेंट क्या था कि उनका खलीफा को अगर वो ब्रिटिशर्स फ्री कर देते तो वो लोग इंडिया यूनाइट होकर नहीं लड़ते। तो उस समय का इशू कुछ और था। उस समय इशू जो था वो एक तो खिलाफत मूवमेंट जो था वो अपने खलीफा को फ्री करने के लिए था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए था। मुस्लिम को इसमें इंटरेस्ट बाद में होने लगा कि नहीं, कम ये हमारी एंट्री है और हमारी कंट्री है और इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। खलीफा को फ्री करने के बाद भी लगातार अली ब्रदर्स और मुस्लिम्स यूनाइट रहे, हिंदू मुस्लिम यूनाइट रहे, यूनिटी उनकी बनी रही बिल्कुल वैसे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया मूवमेंट और उसको विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने क्या करा कि अब इंडियंस को यूनाइट करने के लिए, दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए मैं यूनाइट नहीं करूँगा, बल्कि दोनों का कॉमन कोई कॉज वो लेंगे और कॉमन कॉज को लेकर के मूवमेंट इसको स्टार्ट करेंगे। इसलिए गांधी जी ने किसको चूज किया? टू यूनाइट द इंडियंस को यूनाइट करने के लिए, इन हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने किसको चूज किया? सॉल्ट को। क्या कि सॉल्ट तो हिंदू मुस्लिम दोनों अब यूज करेंगे एवरीडे लाइफ में, बिकॉज एवरी वन यूज इट इन डेली लाइफ एंड पेड टैक्स। और उसके बदले अब इसकी सॉल्ट को सभी लोग यूज़ तो करते ही थे, लेकिन ये मुद्दा इसलिए बना, ये इशू इसलिए बना क्योंकि इसके लिए टैक्स पे किया जाता था। जब गांधी जी ने कहा सॉल्ट तो है वो नेचुरली बनाया जा सकता है और कोई भी बना सकता है, इसके लिए कोई टैक्स कैसे ले सकता है, यानी कि इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने का एक नया तरीका था सॉल्ट टैक्स का। इसलिए गांधी ने क्या कहा कि सॉल्ट टैक्स को क्या किया जाए? एबॉलिश किया जाए। बस में आ रही है ना। और इसी को सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी कहाँ चले गए? गांधी जी प्लान टू वायलेट दिस लॉ। इस लॉ को वायलेट करने का उन्होंने क्या किया? डिसीजन लिया। बस में आ रही है। एक्चुअली मैं स्पेलिंग
आई, वायलेट करने का डिसीजन लिया। उसके बाद से क्या हुआ, उन्होंने उसके इसी वायलेट करने के डिसीजन को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। क्योंकि दांडी एक क्या है, कोस्टल एरिया है। दांडी क्या है, कोस्टल एरिया है, और आपको पता है कि सॉल्ट जो है कोस्टल एरिया में ही फॉर्म किए जाते हैं। तो गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी मार्च का क्या किया, मार्च किया, दांडी मार्च किया, ठीक है, दांडी तक का। इसमें उन्होंने अपने साथ 78 वॉलंटियर्स को लिया। दांडी मार्च के लिए गांधी ने कितने वॉलंटियर्स को लिया साथ में, अपने 78 वॉलंटियर्स को। और ट्रैवल साबरमती टू दांडी मार्च, जो कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था, 400 किलोमीटर बाई फुट, पैदल नहीं चलने लगे। ड्यूरिंग दिस ट्रैवल ही स्प्रेडेड हिज आइडिया, और उन्होंने इसलिए पैदल चलने को, बाई फुट जाने को डिसाइड किया, पैदल जाने को डिसाइड किया 78 वॉलंटियर्स के साथ, ताकि वो अपने मैसेज को खुद से लोगों तक पहुंचा सके, चाहे उसमें अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, सबको मैसेज खुद ही देना चाहते थे। ताकि जो कि नॉन कॉपरेशन में क्या हुआ था, सबने स्वराज की मीनिंग को अलग अलग तरीके से प्लांट किया था, सबने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया था, वैसा ना हो, इसीलिए गांधी ने क्या कहा कि मैं खुद ही इन लोगों को तक मैसेज पहुंचाऊंगा, अर्बन और रूरल एरिया दोनों ही जगह। दिस मूवमेंट बिकम मोर पावरफुल, और ये मूवमेंट क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया। और इस मूवमेंट के पावरफुल होने का रिजल्ट क्या आया कि पीपल रिफ्यूजेस टू पे टैक्सेस। बस में आ रही है, तो पीपल रिफ्यूजेस टू पे टैक्सेस, पीपल ने रिफ्यूज कर दिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। टोटल 60,000 इंडियंस वर अरेस्टेड। मेरी बात ध्यान सुनना, 60,000 इंडियंस वर अरेस्टेड इन दिस मूवमेंट। बस में आ रही ना, जो कि इनोसेंट थे, जिन्होंने कि वायलेंट नेचर यूज भी नहीं किया था, कि इन्होंने वेपन पीसफुली अपना मूवमेंट कर रहे थे, फिर भी 60,000 लोगों ने अपनी अरेस्ट करी, लोगों ने अपनी अरेस्ट दी किसको, ब्रिटिशर्स को। आफ्टर सम टाइम अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द गांधी जी एंड इरविन। इसी के बाद से जब देखा कि मूवमेंट को शांत नहीं किया जा सकता, तो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। कब, 1932 में। कब होता है, 1932 के में होता है। और उसको क्या कहा गया, 1932 नहीं, सॉरी 1931 में, ठीक है, 1931 में एक पैक्ट साइन होता है, जिसको क्या कहा गया है, गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट में क्या कहा गया कि सिविल डिसोबीडियंस को अपॉइंट स्टॉप करेंगे, कौन, गांधी जी। गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। जितने भी प्रिजनर्स हैं, जो कि ये प्रिजनर्स, जो 60,000 इंडियंस प्रिजनर्स को अरेस्ट किया गया था, उन सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए, गांधी जी ने डिमांड करी। गांधी जी इंसिस्ट, और गांधी जी ने गांधी जी ने बात मान ली क्या, कि सेकेंड राउंड टेबल में वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। बात आ रही समझ में। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस राउंड टेबल के बारे में। तो राउंड टेबल क्या है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सेकेंड राउंड टेबल की बात करी है, बस में यार। तो एक्चुअली में राउंड टेबल क्या है मैं आपको बता दूँ। तो राउंड टेबल जो है ना, इट वाज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, मीटिंग। इट वाज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिशर। किसने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था, ब्रिटिशर्स ने, टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया विद इंडियन एक्टिविस्ट। जो इंडियन एक्टिविस्ट थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी पहले, उसमें अपने गांधी जी थे, ठीक है ना। तो ओवरऑल इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट कौन कर रहा था, एक्टिविस्ट कौन थे, आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें कि गांधी जी का सपोर्ट था। तो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया ब्रिटिशर्स ने, किस लिए, मीटिंग करने के लिए, किसके, इंडियन एक्टिविस्ट के साथ, ताकि क्या किया जाए, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जा सके और जो भी प्रोटेस्ट होकर उसको रोका जा सके। बस में आ रही है। तो इसके लिए फर्स्ट राउंड टेबल ऑर्गेनाइज किया गया 1930 में। कब ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कब ऑर्गेनाइज किया गया, 1930 में। लेकिन इसको बाइकआउट कर दिया किसने, कांग्रेस ने, कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो इसमें क्या हुआ कि आईएनसी ने क्या किया था कि इसमें कुछ अपने कंडीशंस दिए थे कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में ये चीज़ें चाहते हैं। उस समय के जो भी राउंड टेबल के चेयरमैन थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और आईएनसी का कि हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे फर्स्ट राउंड टेबल में। बस में आ रही है। अब क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड टेबल फेल हो गया, बस में, क्योंकि आईएनसी की जो डिमांड थी ब्रिटिशर्स ने फुलफिल नहीं की, और फर्स्ट राउंड टेबल को आईएनसी ने बाइकआउट कर दिया, यानी पार्टिसिपेट ही करने कोई नहीं दिया। बस में मूवमेंट कंटिन्यू चलता रहा 1930 के बाद से, ठीक है। अब 1931 में क्या हुआ कि सेकेंड वॉज रिजल्टेड इन गांधी इरविन पैक्ट। पास में आ रही ना। तो इससे पहले क्या हुआ कि सेकेंड रिजल्ट इसलिए सक्सेसफुल माना जाता है क्योंकि इस जैसे ही आईएनसी ने बाइकआउट किया, तो
इरविन को लगा, यानी कि उस समय के वाइसराय ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं भाई गांधी से एक बारी बात करनी पड़ेगी, और फिर गांधी जी ने उनके साथ क्या करी, डिमांड करी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सॉरी थोड़ी सी एक, हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि सेकेंड वॉज रिजल्टेड इन गांधी इरविन पैक्ट, लेकिन गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही सेकेंड राउंड टेबल स्टार्ट हुआ, क्योंकि गांधी इरविन, जब इरविन ने गांधी से मिलने के डिसीजन लिया, तो क्यों मिलने के डिसीजन लिया कि गांधी जी इसी समय डिसाइड, उन्होंने क्या था कि भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, और इन्हीं दोनों के डिसीजन को क्या कहा गया, गांधी इरविन पैक्ट, जो 1931 में हुआ, ठीक है ना। तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसमें ये कहा गया कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करोगे, स्टॉप करोगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या कही गई कि गांधी ने क्या कहा कि भाई पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनको क्या करोगे, आप रिलीज करोगे। और थर्ड कि गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेगा। गांधी जी के पार्टिसिपेट करने का मतलब कौन, कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, बस में आ रही है ना। तो क्या हुआ कि 1931 में गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में गए, और उसका रिजल्ट किस में आया, गांधी इरविन पैक्ट के रूप में आया, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, जब 1931 में गांधी जी गए तो वहाँ पर अम्बेडकर जी भी गए थे, भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ, गांधी जी अम्बेडकर दोनों के ही माइंडसेट जो थे वो डिफरेंट थे, वो डिफर कर रहे थे। कौन से इशू पर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए, कहाँ पर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि भाई इंडिया में जो एससी और एसटी कास्ट यानी दलित जो लोग हैं, उनको क्या, उनकी जो इलेक्शन होगी उनकी अलग होगी, यानी कि कहीं ना कहीं वो अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे। बस मेरे तो गांधी जी बिल्कुल इसका अगेंस्ट में थे, नहीं इलेक्शन होगा तो सबके लिए एक ही होगा, चाहे उसमें दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, सब कोई पार्टिसिपेट करेगा, किसी एक के लिए अलग से इलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब वो अलग कंट्री, अलग गवर्नमेंट बनाएगा, अलग गवर्नमेंट में कल को बोल सकता है अलग कंट्री बनेगी। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा कि भाई ठीक है, मैं इस चीज़ को मानूंगा नहीं, ये चीज़ को मैं डिसएग्री करता हूँ। और फिर फाइनली क्या हुआ, गांधी जी इस इशू को रिसॉल्व किया गया, कहाँ पर, पूना पैक्ट, पता है पूना में, यानी कि मुंबई में पूना जगह है, वहाँ पर क्या हुआ, पुणे का नाम सुना हुआ है, बहुत पॉपुलर सिटी है। पुणे में क्या हुआ, गांधी और अम्बेडकर के बीच में यहाँ से ये लोग निकल गए, इसी बात पर डिफरेंस थी, और ये लोग यहाँ से निकल गए। तो पूना और जा करके इस गांधी और अम्बेडकर दोनों ने 1932 में पूना में मीटिंग करी, और उसी पूना में क्या कहा गया, गांधी जी ने अनटचेबल्स को, यानी कि दलित लोगों को हरिजन का नाम दिया। किसका नाम दिया, हरिजन। इसका मीनिंग क्या होता है, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, बस में आ रही है ना। तो सन ऑफ गॉड के नाम से हरिजन नाम दिया किसने, गांधी जी ने। और उन्होंने बोल दिया कि भाई उनको हम रिजर्वेशन देंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देंगे, और अम्बेडकर जी एग्री कर गए। और ये रिजल्ट किसके रूप में आया, पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, गांधी और अम्बेडकर के बीच में, कब, 1932 में, बस में आ रही है ना। तो फिर से थर्ड राउंड, ये तो फर्स्ट राउंड था, ये सेकेंड राउंड टेबल था। और थर्ड राउंड टेबल में क्या हुआ कि आईएनसी को अंग्रेज़ों ने इनवाइट ही नहीं किया, बस में आ रही है। और उस थर्ड राउंड टेबल जो था वो भी पूरी तरीके से अब इस समय तक क्या हुआ ना कि अंग्रेजों ने कुछ बात मान ली, गांधी जी ने कुछ बात मान ली, तो कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो मोमेंटम था वो लूज डाउन हो रहा था। अब उसकी जो स्प्रेडनेस थी वो लो पड़ रही थी, कम पड़ रही थी, वो फैल नहीं पा रहा था उतना, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने डिमांड माननी शुरू कर दी थी। और उसके बाद से जब देखा कि गांधी जी ही सारा काम कर रहे हैं, तो फिर आईएनसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड राउंड टेबल में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं बुलाया, गांधी जी जरूर गए थे। और गांधी जी ने क्या किया कि ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। और फाइनली 1933 में गांधी जी एग्री हो गए, क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए, किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और 1934 में विड्रॉ कर लिया गया, 1932 में विड्रॉ कर लिया, बस में आ रही है ना। तो ये था राउंड टेबल का ओवरऑल थोड़ा बहुत ब्रीफ में कॉन्सेप्ट। अब सीडीएम में वीमेन का क्या रोल था, रोल ऑफ वीमेन इन सीडीएम, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, वीमेन बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट थी। गांधी जी ने ना कि हिंदू मुस्लिम बल्कि वीमेंस को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया, किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। दे केम आउट ऑफ देयर होम्स फॉर देयर गांधी जी स्पीचेज, और वो अपने घरों से निकलने लगी गांधी जी की स्पीच सुनने के लिए। दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर शॉप्स। और सबसे ज़्यादा आपको सब पता ही है कि वीमेंस को सबसे ज़्यादा टेंशन किससे होती है, लिक्वर से। उस लिक्वर को यूज कौन करता है, मेल। और मेल लिक्वर को यूज करने के बाद वो घर पे जाकर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए
जनरली वीमेंस लिक्वर शॉप के अगेंस्ट में होती हैं और इसी के बहाने वीमेंस ने अपनी डिमांड्स को भी फुलफिल करना शुरू करा दिया। दे स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन द मैन्युफैक्चरिंग साल्ट, और साल्ट के मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया करने लगे ताकि सॉल्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो और कोई उसको टैक्स उस पर नहीं देगा। मैनी वीमेन वेंट टू जेल, और पता है बहुत सारी वीमेन जेल भी गई, कहाँ पर, इस मूवमेंट के दौरान, ठीक है ना। तो वीमेन बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट रहे। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात कि लॉन्च कब हुआ था सिविल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, 1 अगस्त 1920, और सीडीएम कब लॉन्च हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। एरिया इशूड, इसमें कौन कौन से एरिया और इशू कवर किए गए थे, मेनी एस्पेक्ट्स कवर बाय दिस मूवमेंट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया था, लेकिन इसमें इट ओनली सेंटर्ड अबाउट द इशू दैट वाज सॉल्ट लॉ, और ये जो था स्टार्ट किससे किया गया था, सॉल्ट लॉ के आसपास ही घूमता रहा। इसका जो गोल था वो स्वराज और सेल्फ रूल था, और इसका जो गोल था टोटल इंडिपेंडेंस था, पूर्ण स्वराज। मैं आपको बता दूं, ये जो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड की गई थी 1929 में की गई थी कांग्रेस के लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में। इसके जो इस 1929 के कांग्रेस के लाहौर सेशन के जो चेयरमैन थे, जो चेयरपर्सन बने, वो कौन बना, पंडित जवाहर लाल नेहरू। ध्यान से सुनिएगा, आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी लेकिन सुनिएगा जरूर। चेयरमैन कौन बने इसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और जो ठीक एक साल पहले 1928 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके चेयरपर्सन पता है कौन थे, इनके फादर मोतीलाल नेहरू। देखो अपने ही फादर को सक्सीड किया इन्होंने, बस में आ रही है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि कोई भी अपने पापा को ही पीछे छोड़ करके खुद आगे निकल जाए तो कितना प्राउड फील होता है पेरेंट्स को, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस का सेशन का चेयरपर्सन बने और मोतीलाल नेहरू को सक्सीड किया, और उन्होंने ही अनाउंस किया कि अब हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे, बस में आ रही है। और तभी से 26 को ही हर साल 26 जो दिसंबर आता था उसी 26 नवंबर या दिसंबर, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। तो 26 दिसंबर या नवंबर को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाना, इंडिपेंडेंस डे ध्यान रखना उस समय के लिए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा। हाँ, आज के डेट में 26 जनवरी क्या है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। इसमें क्या हुआ था, ड्यू टू डिवाइड एंड रूल, पता है जब देखा गया कि इसमें हिंदू मुस्लिम के यूनाइट होकर के बहुत ज़्यादा मूवमेंट को सक्सेस बनाया जाता, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रूल लॉ बनाए जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम के यूनाइट को तोड़ दिया उन्होंने। कौन से रूल से, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू। और इससे क्या हुआ कि इसमें यूनिटी की भी बहुत कमी रही, ठीक है। तो देयर वाज नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे वीमेन का इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। इसको कब एंड कर दिया गया, मैंने बताया था 1934 में इसको विड्रॉ कर लिया गया, और नॉन कॉर्पोरेशन जो था वो एक बहुत तरह से साउटर मूवमेंट था, ठीक है ना, और ये अचानक से विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट्स क्या क्या थे। द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित, पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ना दलित्स को इग्नोर कर दिया था, किसने, कांग्रेस ने। इसी से तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहीं, ठीक है, जिसको जिसको पूना पैक्ट के थ्रू रिजॉल्व किया गया, ठीक है ना। और बार बार बोला गया कि ये आईएनसी जो है वो किसकी है, ब्राह्मण कंजर्वेटिव माइंड है, ठीक है ना, ये ब्राह्मणों की पार्टी है और वो दलितों को अपने साथ मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहते। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रिएटेड अ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1932। अब बताओ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा था, यूनिटी को तोड़ी जा रही थी दलित्स के नाम पर, टचेबल्स के नाम पर। इसीलिए गांधी जी अम्बेडकर ने दलित्स को अपलिफ्ट करने के लिए, दलित्स को ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का क्या किया था, उन्होंने फॉर्म किया, जिससे कि इनकी दलित्स को अपलिफ्ट किया, जिसका डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्शंस फॉर दलित्स। और आपको पता है कि मैंने बताया था सेकंड राउंड टेबल में ही गांधी और अम्बेडकर के बीच में फाइट शुरू हो गई। उन्होंने क्या, क्यों, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के नाम पर, जिसको गांधी ने टोटली क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अम्बेडकर पूरा देश ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अम्बेडकर दलित्स के अगेंस्ट में लड़ रहे, दलित्स के फेवर में लड़ रहे हैं, यानी कि दलितों के लिए, दलित के लिए लड़ रहे हैं इन इंडियन से, मतलब क्योंकि इंडियन के मूवमेंट में दलितों को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे थे, इसलिए कंपेल्ड होकर के अम्बेडकर ने क्या किया भाई, दलितों के लिए अलग से लड़ना शुरू कर दिए। कांग्रेस स्टार्टेड टू एसोसिएट विद
और उसके बाद से कांग्रेस किससे एसोसिएट होने लगी, हिंदू महासभा से। बस में आ रही है, जिससे किसने, अब हिंदू महासभा से जब आईएनसी एसोसिएट होगी, मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो मुस्लिम लीग होगी, जो मुस्लिम कम्युनिटी उनको, क्योंकि हिंदू महासभा क्या है, ये हिंदू को फेवर करते हैं, हिंदू रीजन वालों को फेवर करते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं। तो इनका क्लैश शुरू हो गया आईएनसी का किससे, मुस्लिम से, और मुस्लिम इसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। तो मेनी हिंदू मुस्लिम टेकन प्लेस इन द वेरियस सिटी। तो राइट्स बहुत सारे स्टार्ट्स हो गए हिंदू मुस्लिम के बीच में। बस में आ रही है। तो ये था लिमिट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैं कल कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊंगा। लास्ट टॉपिक रहेगा द कलेक्टिव बिलोंगिंग्स ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।